जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए हम बात करेंगे आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि जब आप दो कहानियां आप पढ़ेंगे, एक है छाहर और दूसरी कहानी है आपका सोंध माटी। तो ये दोनों कहानी जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ से एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछने का चांसेस होता है वो दो चीज़ होता है। एक तो इनके सभी कहानियों के नाम, उसके मुख्य पात्र और उसके लेखक। यहाँ से आपके 3 पॉइंट आपके बन सकते हैं और ये तीनों से आपके आने वाले एग्जाम्स में सवाल जरूर बनेगा। अगर आप इस टॉपिक को पूरा एक बार कवर कर लेते हैं तो यहाँ से आपको कम से कम 3 से 4 प्रश्न ऐसे होंगे कि जो आपको हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के इस टॉपिक को, और एक बार अंत तक बने रहेंगे। आपको यहाँ से डेफिनेटली एक दो बार जब आप इस वीडियो को रिवीजन कर लेंगे, आप रिवीजन के तौर पर देख लेंगे, तो आप यहाँ से आसानी से इन चीज़ों को समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं वो है छाहर कहानी। तो छाहर कहानी की अगर बात किया जाए, ये छाहर कहानी संग्रह का पहला कहानी है। छाहर ये जो पुस्तक है उसकी पहली कहानी है, ठीक ना। इसको कहानी संग्रह के रूप में भी बोल सकते हैं, पुस्तक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 10 कहानी है। छाहर को लिखा किसने, तो चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1946 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम घनीनाथ महतो और माता का नाम धनिया देवी। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो लारी, जो कि बड़की लारी रामगढ़ जिले में पड़ता है, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। चितरंजन महतो चित्रा की एक सबसे ज़्यादा चर्चित रचना में से मानी जाती है वो जिंदगी टोह, जो कि उनका एक लिखा गया उपन्यास था, ठीक ना, जिंदगी टोह। तो ये उपन्यास के बारे में आपको याद रखना है। छाहर एक कहानी संग्रह है। ये दो इनकी सबसे ज़्यादा चर्चित रचनाएं हैं। अगर पूछे कि छाहर पुस्तक का जो प्रकाशक है, उस प्रकाशक का नाम क्या है, तो कजरा सेंद्रादान खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, इसका जो है वो प्रकाशक के रूप में जाना जाता है। छाहर कहानी संग्रह या तो इस पुस्तक के लेखक परिचय किसने दिया, तो वासुदेव महतो के द्वारा इसका लेखक परिचय। जबकि इसके मंतव्य लिखवैया कौन है, तो मंतव्य लिखवैया जो है वो है गिरधारी गोस्वामी आकाशकोटि। देखिए इस पर एक विशेष वीडियो बना हुआ है, एक इसका सेपरेट वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक जो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से उन वीडियो को भी देख सकते हैं, जहां पे हमने लेखक परिचय, मंतव्य लिखवैया, लेखक परिचय, उसके बाद और भी जो भी है भूमिका लेखक, वो सारा चीज़ हमने एक टॉपिक में स्पेशली यही बताया है, ठीक है। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो 2007 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। 2007 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। आपको प्रकाशन वर्ष भी आपसे पूछा जाए तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसमें कुल कहानियों की। तो इसमें कुल 10 कहानी है छाहर में। 10 कहानी एक एक करके उसी कहानी के हम बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहला कहानी इसमें आता है वो है आपका छाहर। छाहर कहानी संग्रह का पहला कहानी का नाम भी छाहर है, जिसके मुख्य पात्र हैं रोहन और मोहन। तो रोहन और मोहन इस कहानी के मुख्य पात्र हैं और जिसके लेखक है चितरंजन महतो चित्रा। कहानी का सार संक्षेप, तो रोहन और मोहन दो मजदूर थे, इसके बारे में आपने पढ़ रखा है। रोहन के साथ जो हमेशा रोहन का आना जाना रहता था वो किसके साथ, तो सूर्य नारायण चौधरी के साथ, सूर्य नारायण चौधरी के साथ। और मोहन का किसके साथ उठना बैठना था, तो वो था देव नारायण चौधरी के साथ, देवा चौधरी है ना, देवा चौधरी के नाम से भी आप याद रख सकते हैं। तो ये दोनों का अलग अलग नाम है, ये दोनों नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल जो है वो है बोनेकलोर। तो अगला जो कहानी है वो है बोनेकलोर, जिसके मुख्य पात्र हैं बोन राजा, ठीक है, या तो बोन या तो जंगल बोल सकते हैं, है ना, जंगल ही इसका जो है वो मुख्य पात्र भी है। और बोनेकलोर कहानी का नाम है, लेखक है चितरंजन महतो चित्रा, क्योंकि यह छाहर कहानी का ही कहानी है, छाहर पुस्तक का ही है। इसमें से आपको क्या याद रखना है, इसमें से आपको 2-3 चीज याद रखने हैं। जैसे इसमें जो मुख्य रूप से जो बताया गया है बोनेकलोर कहानी में, यह यहाँ पे जंगल के दुख दर्द को बयां किया गया इस कहानी के माध्यम से। इस कहानी में वन का मानवीकरण किया गया है और आज सरकार की दोषपूर्ण वन नीति और अपने स्वार्थ के लिए लोगों द्वारा जो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और वनों में जिस तरह से आग लगाए जा रहे हैं, पर्यावरण असंतुलन जिस तरह से फैलाया जा रहा है, उसी को लेकर के एक गंभीर प्रश्नों पर ये सवाल उठता है और उसी को लेकर के यह सवाल जो है पूरा कहानी तैयार किया गया है और उसी पर आधारित यह कहानी है बोनेकलोर। लोर का अर्थ आप सभी को पता ही, जंगल का आंसू इसका अर्थ होता है। तो इसका जो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो कहानी आता है इसमें वो आता है हम जियब कैसे। हम जियब कैसे, अगर इस कहानी की बात किया जाए
तो इसका जो मुख्य पात्र है वो है महेसर और इसको लिखा है चितरंजन महतो चित्रा ने इस कहानी को। हम जियब कैसे, इस कहानी के बारे में अगर बात किया जाए तो यह कहानी झारखंड में उग्रवाद और उग्रवाद प्रभावित गांवों की समस्या पर आधारित है। महेसर नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी पार्वती के साथ 10-15 दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए कार्यक्रम बनाता है। इसी सिलसिले में वह लुगु पहाड़ की तराई में बसे एक गांव है जिसका नाम रहता है मुरपा। एक मुरपा गांव का यहाँ पे चर्चा भी किया गया, यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो मुरपा गांव जाता है, वहां पे उसके गोतिया और भतीजा रघुनाथ रहता है। रघुनाथ ये नाम भी आपको याद रखने, ये सभी पात्र हैं और ये पात्र भी आपको सवाल में पूछा जा सकता है। तो रघुनाथ के यहाँ जाता है महेसर। अपनी कार से ज्यों ही गांव पहुंचता है तो गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ पे भागने लगते हैं और अपना अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। बाद में रघुनाथ की पत्नी जो महेसर की आवाज़ पहचान लेती है तो दरवाज़ा खोलती है। बाद में महेसर से पूछने के बाद वो बताते हैं, रघुनाथ बताता है कि लुगु पहाड़ के इलाके में एमसीसी का जो वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर प्रकोप है और पुलिस जब तक जो वो छापामारी करती है और गाँव में लोगों को एमसीसी का सदस्य बताकर पकड़कर ले जाती है। तो वहाँ पे गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, उधर एमसीसी से भी परेशान थे, उधर पुलिस से भी परेशान थे। एमसीसी कभी उसको उठा करके ले जाते, कभी पुलिस उठा करके ले जाते कि तुम एमसीसी का आदमी है, कभी एमसीसी बोलता था कि नहीं तुम पुलिस को इन्फॉर्म करता है। तो इस तरह से गाँव के पूरे मुरपा के गाँव के जो निवासी थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। महेसर की भेंट मुरपा गाँव के ही एक महिला चुनिया से होती है जो बताती है कि उसके पति का जो एमसीसी के द्वारा ही एमसीसी वालों ने ही लोभ देकर के उसके अपने ग्रुप में शामिल कर लिया और बाद में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। बाद में चुनिया जो वो किसी प्रकार से दारू शराब बेच करके और अपने बाल बच्चों को पाल रही होती है। इस कहानी में मुख्य रूप से लेखक ने उग्रवाद की समस्या को बखान किया है, किंतु किसी प्रकार का समाधान का नहीं सुझाया कि कैसे इसका समाधान निकाला जाए। इसके बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा गया इस कहानी में, लेकिन फिर भी एक उग्रवाद की समस्या पर ऊपर लिखा गया यह कहानी है हम जियब कैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहानी जो है वो है बुबा एगो कहानी कही दे। बुबा एगो कहानी कही दे, इसमें कहानी जो सुनाता है वो गंगाराम। गंगाराम रहता है वो गांव का ही एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता है जो कि इस कहानी को सुनाता है। बुबा एगो बूढ़ा गंगाराम अपन नाती पूता के पूर्णा दिने और एखनो समाजे दारू हांडी पिवैया अर्जन के बेसी खर्च खाए पिए के शौक मौज करे में जे खर्च करू हत ओकरे बारे में यहाँ पे एक कहानी सुनाते हैं। तो लोक जीवन में दादा दादी नाना नानी आदि बूढ़ों का तो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता ही है, जिससे कई चीज़ें हमको सीखने को मिलती है। गंगाराम भी इसी तरह से अंग्रेजी राज में राजा अंग्रेजों को टैक्स कैसे दिया करते थे, कैसे राजा को गांव छोटे बड़े जमींदार टैक्स देते थे और जमींदार गांव के लोगों से कैसे मनमाना ज़रूरत के ज़्यादा टैक्स वसूलते थे। इन सभी के बारे में ये कहानी जो वो यहाँ पे बताते हैं, जिसमें से दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी, फागू मांझी, तीर्था मुंडा जैसे कुछ ऐसे छोटे मोटे जमींदार के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है, जो कि कुछ ऐसे छोटे मोटे जमींदार होते हैं। तो उनके बारे में यहाँ पे जो वो पूरा कहानी बताया गया है। इसका मुख्य पात्र गंगाराम है और इस कहानी के लेखक हैं चितरंजन महतो चित्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहानी है वो है गुरुजी चेठा यानी फिकीर। गुरुजी चेठा या फिकीर, जिसमें से इसके मुख्य पात्र हैं राम नारायण। राम नारायण कौन है? तो यह एक गुरुजी रहते हैं यानी शिक्षक रहते हैं और ये देश विदेश में घर द्वार में समाज में जो या तो और भी दुनिया में जो भी झगड़ा झंझट भ्रष्टाचार आतंकवाद उग्रवाद पुलिस जुल्म ये सभी को देख करके और सुन करके रेडियो में प्रसारण सुनते हैं, वो सभी देख करके सुन करके काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं अपने आप में। इस सब के विरोध अपन अपने कलम से करना चाहते हैं कि वो इस चीज़ का विरोध हम किसी के सामने अगर नहीं कर सकते तो कलम की ताकत इतनी है कि इसका विरोध हम कलम से कर सकते हैं। और इसके लिए कई लोगों से वो मिलते भी हैं, वे अतः नेताओं से मंत्रियों से एमएलए एमपी से मिलते भी हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि समस्याओं का समाधान अवश्य निकलेगा, लेकिन इस तरह से वो उनका संघर्ष जारी रहता है। वो बीमार भी पड़ते हैं लेकिन फिर भी उनका संघर्ष जारी रहता है। ठीक होने के बाद वे पुनः संघर्ष में जुड़ते हैं। कहानी का संदेश यह है कि सारी समस्याओं के मूल में सरकारी नीतियां एवं नेताओं का चारित्रिक पतन है। उसके बारे में यह कहानी में जो वो बताया गया है गुरुजी चेठा या फिकीर में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कहानी आता है वो है समय कटवा ताश खेला। समय कटवा ताश खेला अगर बता दें तो इसमें 3 शिक्षक होते हैं, 3 मास्टर होते हैं, उनके बीच की ये कहानी
पूरा बताया गया है, जिसमें से 3 जो शिक्षक रहते हैं, आनंद कुमार, बालकृष्ण शाह और चिन्मय मुखर्जी, ये तीनों के बारे में इस कहानी को दर्शाया गया है, जिसमें से चिन्मय मुखर्जी जो है इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। ठीक है, तीनों जब स्कूल से छुट्टी होता है तो वो फुर्सत के क्षणों में वो बैठ करके स्कूल में जो वो जुआ वगैरह खेलते हैं, ताश वगैरह खेलते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनको यह महसूस होता है, जब गांव में लोग उन लोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा शिकायत करने लगते हैं, तो उन लोगों को यह महसूस होता है अपने अंदर से कि कहीं ना कहीं हम लोग जो वो गलत कर रहे हैं, और धीरे धीरे उनका होता है सोचने का, समझने का और कार्य करने का तरीका बदलता है। वो सोचते हैं कि क्यों ना, जब समय ही हम लोग को व्यतीत करना है तो इसके लिए जुआ क्यों, कोई और तरीका अपनाया जाए। और वो फिर सांस्कृतिक मंच की स्थापना करते हैं। वहाँ पे एक चिन्मय मुखर्जी इसके लिए अगुवाई करता है ना। बीच में उसका आँख का इलाज करने के लिए वो चेन्नई भी जाते हैं। तो बाद में वो अपना एक सांस्कृतिक दल बनाते हैं, जिसमें से आनंद हारमोनिया, बालकृष्ण जो रहता है वो तबला बजाता है, चिन्मय झाल बजाता है और कुछ गीत वगैरह भी लिखता है। तो इस तरह से वो सभी का ग्रुप जो है वो कुछ कुछ अपना करता ही है। तो अपना घर में बैठ करके ही सांस्कृतिक केंद्र का स्थापना करते हैं और सोचते हैं कि इसी के साथ अपना मनोरंजन भी होगा और समाज में एक अच्छा संदेश भी जाएगा। और इसी के साथ यह कहानी जो वो समाप्त होता है। तो छोड़ करके कह सकते हैं कि एक सकारात्मक अंत के साथ जो है वो यह कहानी जो वो खत्म होता है। इसके लेखक भी चित्तरंजन महतो चित्रा ही है। इसमें 10 कहानी, तो 10 कहानी के बारे में हम समझेंगे। उसके बाद अगला कहानी आता है संस्कृति कर झगड़ा। संस्कृति कर झगड़ा इसका कथा सार है वो एगो शब्दचित्र रकम कहानी है। यह एक शब्दचित्र की जैसी कहानी है, जिसमें पुरानी संस्कृति और नया संस्कृति के बीच में झगड़ा दर्शाया गया है कि पुरानी संस्कृति कैसी थी और नई संस्कृति आज का कैसा है। वो दोनों के बीच में बातें जो वो दर्शाया गया है और उसी को लेकर के यह कहानी जो तैयार किया गया है। इसमें जो मुख्य पात्र हैं वो लेखक स्वयं इसके मुख्य पात्र हैं, है ना, जो कि चित्तरंजन महतो चित्रा इस कहानी के लेखक हैं, संस्कृति कर झगड़ा। और यह जो वो शब्दचित्र के करीब ज़्यादा देखने को मिलता है ना, शब्दचित्र के करीब ज़्यादा देखने को मिलता है, कहानी से ज़्यादा शब्दचित्र के करीब मिलता है यह कहानी, जैसे प्राचीन और आधुनिक संस्कृति के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है झगड़ा को। अगला कहानी आता है चोर डाकू और लुटेरा। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं हरखू, चोर डाकू और लुटेरा। इस कहानी से बता दें कि हरखू एक खाते पीते किसान परिवार में पैदा हुआ, किंतु उसके बाप दादाओं ने फिजूल खर्ची और साखर्ची में पूरी बुरी आदत के कारण से खेत बाड़ी बिक जाते हैं। तो यहाँ से इस चीज़ों के बारे में यहाँ पे कहानी में बताया गया कि कैसे अपने शौक मौज के लिए वो अपना खेत बाड़ी बेच देते हैं और बाद में लोगों को दिक्कत होता है। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे इस कहानी में जो कहानी के माध्यम से बताया गया है। इस कहानी के मुख्य पात्र है हरखू और इस कहानी के लेखक हैं चित्तरंजन महतो चित्रा। अगला कहानी है वो है नावा छोट जमींदार। नावा छोट जमींदार, जिसके मुख्य पात्र हैं जगन्नाथ चौधरी। जगन्नाथ चौधरी इस कहानी के मुख्य पात्र हैं और इसके लेखक है चित्तरंजन महतो चित्रा। झारखंड के गांवों के बीच में अखरा एक ऐसा स्थल होता है जहां विभिन्न किस्म के सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक बैठकें, ग्रामीण पंचायत आदि की बैठकें होती है। इसके अतिरिक्त सुबह शाम या कभी कभी दोपहर को भी फुर्सत के वक्त में अखरा में आकर के लोग बैठते हैं। वे कहते हैं कि अंग्रेजी राज में जो शोषण, अत्याचार, पुलिसिया जुल्म होता था वह देश की आज़ादी के बाद भी कम नहीं हुआ है, बल्कि और भी बढ़ गया है। हाँ, उसका स्वरूप जो वो सिर्फ बदल गया है। और ये कहानी जो वो पूरा बताने का प्रयास करते हैं जगन्नाथ चौधरी, ये चीज़ें बताते हैं आज के नेता मंत्रियों की तुलना जो वो तब के राजाओं से और उस समय के बड़े छोटे जमींदार जो होते हैं उनकी तुलना आज के डीसी, कलेक्टर, एसडीओ, बीडीओ, सीओ, दरोगा, सिपाही आदि से करते हैं। इस सिलसिले में गांव का ही एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जगन्नाथ चौधरी, जो कि बलराम सिंह नामक एक अत्याचारी दरोगा की कहानी कहता है और जो अपनी वर्दी का दुरुपयोग कर छोटे बड़े लोगों के साथ खूब सताया था और घूस लेकर के काफ़ी धन जोड़ लिया, किंतु वह अपने जीवन में उस धन का उपयोग कभी नहीं कर पाया। उसके जीवन काल में ही उसके सारे बाल बच्चे मर गए और अंत में वह भी विभिन्न रोगों का शिकार हो गया और उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई। तो ये पूरा कहानी जो वो एक जगन्नाथ चौधरी के मुख से यह कहानी पूरा सुनाया जाता है और ये पूरा कहानी बताया जाता है कि ऐसे ऐसे होता था। भले लोगों को लगता है कि पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत कुछ परिवर्तन हो गया, लेकिन आज भी हमारा देश कहीं ना कई मामलों में जो वो आज भी पिछड़ा ही है। तो ये सारा कहानी जो वो इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला जो कहानी है वो आता है वो है
देवता के खाए गले डाकिन, और ये छाहर कहानी संग्रह का 10वां कहानी है ना, ये 10वां कहानी है। हो सकता है कि पहला कहानी अगर आपसे पूछा जाए तो पहला कहानी है छाहर, और 10वीं कहानी जो इसका अंतिम कहानी है वो है देवता के खाए गले डाकिन। इसके मुख्य पात्र हैं निर्मल दास और चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा इस कहानी को लिखा गया। तो अगर कहानी के लेखक पूछे तो चित्तरंजन महतो चित्रा, और इसका मुख्य पात्र अगर पूछे तो हो जाएगा निर्मल दास। ठीक है, ये पूरा बताया गया इस कहानी के माध्यम से। यहाँ पे बताया गया कि निर्मल दास कैसे एक भले सज्जन है और किसी कार्यालय में बड़े बाबू के पद पर कार्यरत रहते हैं। पहली पत्नी की असामयिक मृत्यु के बाद उसकी ढलती उम्र में निर्मल दास जो वो शोभा रानी नामक युवती से विवाह करते हैं। निर्मल दास अपने कार्यालयीन कर्तव्यों के अतिरिक्त सामाजिक कार्यों में समाज सुधार जैसे हो गया गरीब गुरबों की मदद करना आदि में गहरी रुचि रखते हैं। वे महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा, पाखंड, ढोंग आदि का दिखावा के घोर विरोधी हैं, जबकि उसी के जस्ट वो सामाजिक पर जो इसी प्रवृत्ति और विचारधारा के चलते उन्हें सामाजिक बैठकों में, जो भी समाज में सेमिनार वगैरह होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, वहाँ पे उनको बुलाया जाता है, सम्मान भी दिया जाता है। लेकिन शोभा रानी जो उनकी दूसरी पत्नी थी वो ठीक इनके विपरीत काम कर रहे थे। वह जवान है, सुंदर रहती है और आज़ाद ख्यालों की रहती है। कभी कभी जब मन किया वो अपना बाहर घूमती है, पुरुष मित्र होते हैं और इधर उधर सिनेमा आदि घूमने के लिए मौज मस्ती अपनी करती है, जिसको लेकर के निर्मल दास काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और ये दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इतनी ज़्यादा तनाव बढ़ने लगती है। ढलती उम्र में शोभा रानी को भी अपने किए पर थोड़ा अफसोस होता है बाद में, और वह चाहती है कि निर्मल दास से समझौता कर लें, पर दोनों के बीच में दूरी इतनी बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि उस दूरी को पाटना या कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर के निर्मल दास जो वो मर मर कर जी रहे थे, इस कहानी को दर्शाया गया इसके माध्यम से। चलिए अगले कहानी अब हम आते हैं, वो है सोंध माटी की कहानी को अब हम देखते हैं। सोंध माटी के 10 कहानी यहाँ पे हम बात करेंगे और 10 कहानी के मुख्य पात्र को हम लोग देखने वाले हैं। कहानी का नाम है उबार, जिसके मुख्य पात्र हैं झबरू और बिहारी। बिहारी उसका बेटा होता है ना, झबरू और उसका बेटा बिहारी, ये दो कहानी के मुख्य पात्र हैं। लेखक है विनोद कुमार। तो कई ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो कि डायरेक्टली आपको कहानी से आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। नाम को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे आपको नाम याद आए, कहानी का नाम आए। अगर कहानी का नाम अगर पूछा जाए तो तुरंत आपको सभी पात्र दिमाग में आने चाहिए। अगर कोई पात्र है तो उससे रिलेट कहानी का रिलेट होना चाहिए, तभी आप उन चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। पूरा कहानी आपके माइंड में एक बार घूम जाना चाहिए, पूरा रिमाइंड हो जाना चाहिए, तभी चीज़ें जो वो आप आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, और इसके आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा हम बता दें कि उबार कहानी के बारे में। तो उबार का अर्थ क्या होता है? उबार का अर्थ होता है तारना या कल्याण करना। और झबरू और उसका बेटा बिहारी जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। इस कहानी का संक्षेप में अगर हम बताना चाहें तो झबरू का बेटा बिहारी जब पैदा हुआ था तब उसकी दादी ने कहा था कि यह जो वो आगे चल करके पुलिस ऑफिसर बनेगा। झबरू अपनी माँ की इच्छा को पूरी करने में तो जुट जाता है, किंतु गरीबी आड़े आती है। मैट्रिक पास करने के बाद कॉलेज में नाम लिखवाना चाहता है कि गांव के ही गणेश बाबू, महेश बाबू जैसे दबंग और दुष्ट लोग जो वो झबरू के मवेशियों को दूसरे किसान के खेत में घुसा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे महेश रहता है ना, महेश और गणेश, ये दोनों जो वो जाकर के किसी दूसरे आदमी के खेत में जाकर के इसके बैल को घुसा देते हैं, जिसके कारण से इसे जुर्माना भी भरना पड़ता है। तो ये कहानी है कि जो आगे बढ़ता है, समाज में अच्छा कुछ करना चाहता है, तो उसको किसी तरह से पैर खींच करके उसको पीछे करने का प्रयास ये समाज का रवैया ही रहा है। तो उसी पर यह कहानी जो पूरा दर्शाया गया है। यहाँ से इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि अगर दृढ़ निश्चय से हर चाहत को प्राप्त किया जा सकता है, अगर आपके पास दृढ़ निश्चय हो तो। और अंत में आगे चल करके बिहारी जो वो पुलिस इंस्पेक्टर भी बनता है और इस प्रकार से वह अपने परिवार को तार देता है, उबारता है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे इस कहानी का नाम जो टाइटल दिया गया वो उबार, इसी कहानी को लेकर के दिया गया है। अगला कहानी आता है वो है जिंदगी डुबानी। जिंदगी डुबानी, इस कहानी का अर्थ होता है जीवन का रोना या जीवन की तलाश करना। जंगली नामक युवक और उसकी माँ इस कहानी के जो वो मुख्य पात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखने। यहाँ से भी सवाल हो सकता है कि आपके एग्जाम में हूबहू सवाल जो वो देखने को मिल जाएंगे। कई ऐसे सवाल होंगे जो कि आपको बिना किसी बदलाव के साथ डायरेक्टली आपको इसी के
तरह के सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे में क्या करना है कि आपको इन चीज़ों को समझने के लिए चीज़ें आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। जब तक आप जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आपका अच्छा होगा ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो इसका मुख्य पात्र जंगली और उसका माँ है। लेखक इसके कौन है? तो विनोद कुमार इसका लेखक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें से बताया गया कि जंगली नामक युवक के पिता के देहांत बचपन में ही हो गया था। गरीबी के बावजूद जंगली की माँ उसे पढ़ाती है, किंतु उसे तमाम कोशिशों के बावजूद नौकरी नहीं मिलती है। उसके बड़े भाई और भाभियाँ बराबर उसे ताना मारकर अपमानित करती है। उसकी उम्र ढलने लगती है। सहपाठी उसे बूढ़ा दा कहकर चिढ़ाने लगते हैं। किसी शादी के न्योता में भी वह खाली हाथ जाता है तो वहाँ पे भी अपमानित होना पड़ता है। अंत में जंगली की माँ उसे अपनी जमा पूंजी से 100 रुपया देती है और कुछ बिजनेस करने की सलाह देती है और अंतिम सांस लेती है और उसकी माँ वहाँ पे मर जाती है। इस आर्थिक युग में बेरोजगारी एक अभिशाप है और बेरोजगारी के ऊपर में आर्थिक दुर्दशा जो वो अपमान का एक कारण भी बनता है। तो उसी के आधार पर यह कहानी जो वो तैयार किया गया, इसी के ऊपर में यह कहानी जो वो बना है। अगला कहानी वो है धुआं धंधा। धुआं धंधा, इस कहानी के दो पात्र हैं, एक है रामनारायण और दूसरा पात्र है वो है किशुन। रामनारायण जो है वो एक डॉक्टर होते हैं और इसके कंपाउंडर का नाम रहता है किशुन। ये दोनों के बारे में यहाँ पे इस कहानी में बताया गया है कि डॉक्टर रामनारायण जो वो चिकित्सक हैं और अपने कार्य के प्रति पूरे निष्ठावान हैं। गरीबों और रोगियों के प्रति उनके मन में सहानुभूति भी होता है, किंतु उनका कंपाउंडर किशुन जो वो रोगियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। एक दिन उसने एक कोढ़ ग्रसित भिखारी आता है, उसके प्रति बड़ा बुरा बर्ताव किया। इससे डॉक्टर साहब बहुत दुखी होते हैं और वे किशुन को डांटते भी हैं। रात में डॉक्टर साहब को गरीब लोगों के प्रति समाज में लोगों की उपेक्षा, एक बुरे बर्ताव की चिंता में नींद नहीं आती है, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो परेशान भी होते हैं। सुबह उसी भिखारी को अपने दरवाजे पर भीख मांगते खड़ा पाते हैं तो वे उसके प्रति संवेदना दिखाते हैं। तो गरीब एवं बीमार लोगों के प्रति लोगों का संवेदनशील होना चाहिए और मदद भी करना चाहिए। इसी संदेश के साथ इस कहानी को जो बताया गया है और इस कहानी के लेखक है विनोद कुमार। धुआं धंधा, और इसके मुख्य पात्र आपको दोनों याद रखने हैं, एक रामनारायण और एक है किशुन। चलिए अगला कहानी है वो है माई के लोर। माई के लोर यानी माँ के आंसू। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं सूरजा, इसके अलावा सूरज की माँ, गिरजा बाबू जो कि गांव का जमींदार होता है और मंगरा जो कि गांव का एक मजदूर होता है। ये कुछ पात्र हैं इस कहानी के। विनोद कुमार इस कहानी के लेखक हैं। इसमें बताया गया कि सूरजा गांव का एक गरीब मजदूर है। गांव के बाहरी इलाके में झोपड़ी बनाकर रहता है। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ, उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा नरेना। उसके बच्चा का नाम भी कई बार पूछा गया है सवाल में, तो उसका बच्चा का नाम नरेना रहता है। वह गांव में या अगल बगल मजदूरी करके किसी तरह से अपना गुजारा करता है। सूरज के पिता गांव के जमींदार गिरजा बाबू के यहाँ पे अपना आजीवन खटते खटते मर गया और दशा में सुधार भी नहीं हुआ। स्वाभाविक बात है कि एक काम करने वाला मजदूर का दशा क्या सुधरेगा, वो से तो किसी तरह से एक दिन जब काम करता है तो उसके जीवन यापन खाने पीने भर किसी तरह से उसे मजदूरी मिलता है, तो उससे उसके जीवन में क्या सुधार होगा बोला। सूरजा भी गिरजा बाबू के यहाँ पे काम करने लगा। एक बार सूरजा का बेटा नरेना बीमार पड़ा तो गिरजा बाबू से 5 रुपया बच्चे के इलाज के लिए कराने के लिए मांगता है, किंतु गिरजा बाबू उसे डांट कर भगा देते हैं। गिरजा बाबू के प्रति पहले से ही उसके मन में असंतोष की भावना थी, अब तो उसका दिल ही टूट गया। पहले तो उसके घर में काम तो नहीं करना चाहता था, लेकिन एक रिश्ता बना हुआ था कि मेरे पिताजी भी वहीं काम किए तो चलो हम भी कर रहे हैं। इस तरह से एक दिन सूरजा जो वो मंगरा नामक एक मजदूर को देखता है जो कि शहर जा करके मजदूरी करता है। वह अपने बीवी बच्चों और पूरे परिवार के लिए बहुत सारे कपड़े भी लाता है। वह भी काफ़ी तंदुरुस्त हो गया था और थोड़ा अच्छा लगता है, देखने में भी साफ़ सुथरा रहता है। तो उसको देख करके जो वो सूरजा के मन में थोड़ा सा एक उत्सुकता बनता है कि क्यों ना हम भी शहर में जा करके कमाएं, और मंगरा को देख करके सूरजा के मन में भी शहर जाने की इच्छा होती है। सूरजा अपने मन की बात माँ को बताता है। माँ यह बात सुनकर घबरा जाती है और रोने लगती है कि लेकिन सूरजा मानता नहीं है और वह पत्नी के साथ जो वो शहर चला ही जाता है। तो यहाँ पे बताया, दरअसल यहाँ पे इस कहानी में एक संदेश जो दिया गया वो है कि गांव के लोगों का मजदूरी के लिए शहरों की ओर पलायन की एक समस्या पर आधारित यह कहानी जो वो बताया गया है कि कैसे गांव के लोग जो वो शहर में
मामूली ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े आदमी बनने के लिए नहीं, वो अपना जीवन यापन करने के लिए शहर की ओर पलायन करते हैं। अगर उनको यहीं पे घर पे अगर कहीं व्यवस्था उस तरह से हो जाता, उस तरह से रोजगार मिल पाता, तो वो लोग बाहर पलायन नहीं करते। और आज भी चाहे वो हम झारखंड की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, लगातार यहाँ से जो वो एक दूसरे राज्य में या एक दूसरे देश में जो वो मजदूर जो वो पलायन करते हैं और मजदूरी के लिए दूसरे देश या दूसरे राज्य जाते हैं। तो इस कहानी में जो मुख्य रूप से इसी के बारे में बताया गया है। अगला कहानी है वो है अजवार भौजिक बेड़ायल चेंगा। यहाँ पे बेड़ायल छूट गया है ना, अजवार भौजिक बेड़ायल चेंगा। बेड़ायल का अर्थ होता है बिगड़ा, बिगड़ा हुआ। अजवार का अर्थ होता है खाली, जो कि फुर्सत में बैठी होती है ना, जिसको काम धंधा कुछ नहीं होता, निकम्मा के रूप में बोल सकते हैं। तो इसका अगर हम हिंदी भावार्थ करें तो निकम्मे भाभी के बिगड़े बच्चे, है ना, निकम्मे भाभी के बिगड़े बच्चे। इसकी कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है लेखक स्वयं है, उसके अलावे कहानीकार के भाई है, कहानीकार की भाभी है, और भतीजा एक यहाँ पे जो कि भाभी का बेटा रहता है टोकना, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया जाता है। इस कहानी में दिखाया गया कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती है, अपने बच्चों के प्रति उस तरह से जागरूक नहीं होती हैं, अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं करती हैं, उनके बारे में यह कहानी जो मुख्य रूप से बताता है। और उसके लिए एक अच्छा संदेश जाता है कि अपने बच्चों का किस तरह से केयर करना चाहिए, कैसे उसे पढ़ाना लिखाना चाहिए। इसी के बारे में यह कहानी जो है वो दर्शाया गया है, जिसमें भाभी के 10 बच्चे होते हैं, 8 बेटा और 2 बेटी होती है। इसके बारे में यहाँ पे पूरा कहानी जो वो दर्शाया गया है इस कहानी के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कहानी की ओर आते हैं। अगला कहानी जो हम लोग बात करेंगे वो है दो पहिला जोंडरा। अगला कहानी जो है वो है दो पहिला जोंडरा, जिस कहानी के मुख्य पात्र हैं किसना माँ बाप। इसके अलावे वहाँ पे किसना की कन्हैया बाबू एक धनी व्यक्ति होता है, और डॉक्टर विनय, ये कुछ पात्र हैं इस कहानी के अन्य पात्र। दो पहिला जोंडरा, जोंडरा के बारे में आप सभी को पता ही है, मकई मकई होता है ना, और पहिला के बारे में आप सभी को पता ही है। इसके लेखक हैं, इस कहानी के लेखक कौन है तो विनोद कुमार इस कहानी के लेखक हैं। यहाँ पे बताया गया कि किसना के माता पिता जो कि एक बचपन कह सकते हैं कि जब किसना बचपन में रहता है तब से अपने माता पिता को जो वो अपना पुश्तैनी पेशा जो होता है सूप दौरी वगैरह बनाने का, बांस का जो होता है काम करने में, उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके एवज में काफ़ी कम मजदूरी मिलता है, और उसी तरह से अपना किसी तरह से मुश्किल से 2 वक्त का रोटी मिल पाता है और अपना किसी तरह से जीवन यापन करते हैं। किसना के माता पिता कई बार इस धंधे को छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो तुरंत हमें खाने पीने के लिए भी दिक्कत हो जाएगा, जिसको सोच करके भी वो नहीं जल्दी छोड़ पाते हैं। लेकिन इसी बीच में कई तरह से दिक्कत आता है, और उसके बेटा किसना का तबीयत भी ख़राब होता है, तो वो इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। उसके लिए क्या है कि दो पहिला जोंडरा उसकी माँ जो वो संयोग करके रखती है, उसी को बेच देती है 5 रुपये में बेचती है। और साथ ही साथ जो कन्हैया बाबू जो एक धनी व्यक्ति होते हैं उसको सूप दौरी वगैरह बना करके देते हैं, वो भी 6 रुपया उसके एवज में पैसा देते हैं, और वो पैसा मिला करके जो वो किसना के इलाज के लिए डॉक्टर विनय के पास पहुंचते हैं। लेकिन डॉक्टर विनय जो है वो एक दयालु व्यक्ति रहते हैं, लेकिन वह जो वो इलाज जो वो मात्र 2 रुपये में ही उसका इलाज कर देते हैं। जब उनका जानता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो वो 2 रुपये में किसना का इलाज जो वो कर देते हैं, और इस तरह से वो अपना दयालु भाव जो वो वहाँ पे भी दिखाते हैं। तो इस तरह से इस कहानी जो वो एक गरीब के ऊपर दर्शाया गया, इस कहानी को दर्शाया गया है इस कहानी के माध्यम से। अगला कहानी आता है वो है ओद दीदा, जिसके मुख्य पात्र कौन है तो चानो वाली। चानो वाली इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। इसमें और भी कुछ पात्र आते हैं, जैसे लेखक का भी इसमें पात्र है, रेशमी जो कि चानो वाली की बेटी रहती है, और निर्मल मातो जिसे चानो वाली दूध पिला करके उसे पालती पोसती है। इसके बारे में यहाँ पे पूरा दर्शाया गया है। उसके अलावे और भी कुछ यहाँ पे पात्र के बारे में चर्चा किया गया है। जब आप पूरा कहानी पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलता है। जैसे चानो वाली क्या है कि एक विधवा औरत रहती है, जो कि बड़े जाति से बिलोंग नहीं करती है, वो छोटी जाति से बिलोंग करती है, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में इनके प्रति बहुत अच्छा रिस्पेक्ट नहीं होता है, जिसको सोच करके काफ़ी ज़्यादा चानो वाली परेशान भी होती है। जहाँ पे वो काम करती है तो वहाँ पे देखती है कि वहाँ के बच्चे जो हैं अपने दादा को अपने दादी को प्रणाम करते हैं, लेकिन चानो वाले भी बूढ़ी रहती है कि उसके दादा दादी की उम्र के ही रहते हैं, लेकिन उसको जो प्रणाम नहीं करते हैं। माँ तो घर में वो काम करती है, लेकिन
ये उस दिन उसको काफ़ी ज़्यादा गलानी महसूस होती है कि आखिर में हम भी तो उसी के समान है, लेकिन हमको उस तरह से इज्जत नहीं मिलता है। काम के बदले सिर्फ एक काम करने तक ही एक मजदूर के रूप में माना जाता है उसे। और इस चीज़ को सोच करके वो काफ़ी ज़्यादा उस दिन उसे आहत पहुंचता है। तो ये कहानी पूरा एक उसके ऊपर में यहाँ पे बताया गया है कि समाज में कैसे एक दूसरे के प्रति कैसे दुर्व्यवहार होता है, और इन चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया गया इस कहानी के माध्यम से। इस कहानी के लेखक जो है वो विनोद कुमार हैं, और ओद दीदा ये सोंध माटी कहानी संग्रह की कहानी है। अगला कहानी आता है वो है मलकी बहू, जिसके मुख्य पात्र हैं मलकी, और इसके लेखक हैं वो है विनोद कुमार। मलकी बहू दरअसल एक सामाजिक बुराई दहेज प्रथा पर आधारित एक दुखांत कहानी है, ठीक है, जिसमें से मलकी बहू, इसके मलकी के पति का नाम क्या रहता है तो विसून रहता है। हाँ, ये दोनों का शादी होता है। शादी होने में मलकी जो वो अपने, जब किसून का विसून होता है, माफ़ कीजिएगा विसून, तो विसून का जब शादी होता है तो यहाँ पे 40,000 नगद और एक फटफटिया यानी एक मोटरसाइकिल देने का बात होता है। तो पैसा तो मिल जाता है, लेकिन फटफटिया जो वो नहीं मिलता है, जिसके एवज में बाद में जो वो काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित भी करती है मलकी बहू को, जिसके कारण से ये पूरा कहानी उसी के आधार पर ये बताया गया है। और इसके बारे में पूरा बताया गया कि कैसे आज भी जो वो दहेज प्रताड़ना कैसे आज भी लड़कियों को जो वो ससुराल में किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे जो वो बताया गया इस कहानी के माध्यम से। अगला कहानी है वो है भीतर बाहर। भीतर बाहर इसके मुख्य पात्र हैं वो है सिराज या सिरजुआ, और इसके अन्य पात्रों में अगर बात करें तो लेखक भी इसमें शामिल रहते हैं। और सिराज के पिता, जिसका नाम रहता है इबादत खां, जो कि सिराज के पिता रहते हैं, इनके बारे में ये पूरा कहानी है। उसके सिराज का एक दोस्त मित्र भी यहाँ पे रोहित नाम का एक यहाँ पे चर्चा मिलता है ना, जो कि फुटबॉल खेलने के लिए जब अमृतनगर हजारीबाग आते हैं तो उसका वहाँ पे हाथ पैर जो वो थोड़ा सा हाथ टूट जाता है, जिसके कारण से वहाँ पे ये पूरा कहानी बताया गया है, इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। और अंत में क्या होता है कि सिराज जो होता है वो कुआं में डूबने से उसका जो वो निधन हो जाता है, इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। इसके लेखक कौन है तो विनोद कुमार इस कहानी के लेखक हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जो ये सिराज जो वो किस तरह का व्यक्ति रहता है, तो सिराज जो वो एक बिना जात पात से उठ करके वो लोगों की भलाई करता है, और जो ज़रूरतमंद इंसान होते हैं उसकी ज़रूरत के समय में मदद भी करते हैं, वैसा इंसान रहते हैं। लेकिन इनकी मृत्यु जब होती है तो गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा मर्माहत होते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला कहानी है, और इस कहानी सोंध माटी कहानी संग्रह का ये अंतिम कहानी है वो है हूब कहानी, जिसके मुख्य पात्र हैं दामोदर। इसमें जो एक दामोदर जो है वो एक गरीब लड़का के रूप में इस कहानी में पात्र जो है वो दर्शाया गया है। इसके अलावा गुनेश्वर बाबू जो कि एक जमींदार रहते हैं, बड़े किसान रहते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे दर्शाया गया एक अन्य पात्र में के रूप में। और विनोद कुमार इस कहानी के लेखक हैं, और सोंध माटी कहानी संग्रह की ये अंतिम कहानी भी है। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, दामोदर एक गरीब लड़का रहता है, वो गुनेश्वर बाबू जो कि जमींदार रहते हैं उनके यहाँ पे मजदूर के रूप में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। बाद में वो धीरे धीरे पढ़ाई के प्रति इनका इच्छा होता है, दृढ़ विश्वास होता है कि हम कुछ कर पाएंगे पढ़ करके, और इनके मन में उत्साह होता है। हुब का अर्थ ही होता है उत्साह। तो आगे चल करके वो पढ़ करके क्या है कि इंस्पेक्टर बनता है, और इंस्पेक्टर बनने के पश्चात क्या होता है कि दरोगा बनने के बाद क्या है कि वही जो गुनेश्वर बाबू एक समय में बड़े जमींदार रहते हैं, लेकिन इनको जब और पोस्टिंग भी जो होता है दामोदर का वो धनबाद में पोस्टिंग होता है। अब उधर गुनेश्वर बाबू अपनी पत्नी के साथ जो वो गंगा सागर तीर्थ यात्रा के लिए जाती हैं, वहाँ से वापस आते हैं तो उनकी पत्नी जो वो बीमार हो जाती है, और उसको ऑपरेशन के लिए पैसे जब घर जाते हैं तो वही धनबाद में वहीं पे दामोदर का मुलाकात होता है गुनेश्वर बाबू से, और वो जो वो उनकी मदद करते हैं, इलाज भी करवाते हैं, और अपना घर ले जा करके काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान भी देते हैं। इसको देख करके जो वो गुनेश्वर बाबू को काफ़ी ज़्यादा आत्मग्लानि महसूस होता है, दामोदर के व्यवहार से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा भी होते हैं कि और अपने किए पर उन्हें ग्लानि होती है। वे मन ही मन में सोचते हैं कि कोई जात से बड़ा नहीं या छोटा नहीं होता है, जात या छोटा बड़ा जो होता है वो इंसान का व्यवहार उसका बनाता है। कोई भी इंसान व्यवहार से बड़ा छोटा होता है,
जात पात से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। इस कहानी के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि अगर आप समय का चक्र होता है, कभी किसको कहाँ ज़रूरत पड़ जाए ये कोई नहीं बोल सकता है। इसीलिए जब आपके पास धन हो तो सामने वाले गरीब को इतना भी कम नहीं आंकें या उसे उतना भी दुर्व्यवहार के साथ व्यवहार ना करें। उसको भी इज्जत उतना ही दें जितना एक धन दौलत वाले इंसान की आप इज्जत करते हैं, उतना ही एक गरीब इंसान की भी इज्जत करें। ज़रूरी नहीं कि आज उसका समय खराब है तो हमेशा उसका समय जो वो खराब ही रहेगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। अब हम थोड़ा सा सोंध माटी कहानी संग्रह के बारे में आपको बता दें, उसके बाद इस वीडियो का अंत करेंगे। सोंध माटी की अगर बात किया जाए तो यह एक कहानी संग्रह है जो कि विनोद कुमार की रचना है। इसमें 10 कहानी और 31 कविता शामिल किया गया है। ठीक है, अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए इसके हो सकता है कि सोंध माटी के प्रकाशन को लेकर के भी आपसे सवाल बन सकता है। उसके पूर्व में थोड़ा सा विनोद कुमार जी के बारे में बता दें जो इस कहानी के लेखक हैं, पूरे इस किताब के लेखक हैं। तो विनोद कुमार का जन्म अगर बात किया जाए तो 1961 में दारू झुमरा में इनका जन्म होता है और उनके पिता का नाम मथुरा प्रसाद रहता है, ये आपको याद रखना है। इनके माता का नाम शुभवती देवी था। अगर पूछा जाए कि सोंध माटी का प्रकाशन, तो प्रथम प्रकाशन 1990 में इसका प्रथम प्रकाशन आया था और 2017 में इसका दूसरा प्रकाशन आया है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड जो है इस कहानी इस पुस्तक के जो प्रकाशक के रूप में जाना जाता है। तो इतने चीज़ें आपको इस कहानी इस वीडियो में आपको जानने को मिला और उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए।